हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा 11th में जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से 11th से निकल के आए हो, लेकिन जाके देखते हैं एक बार कि अगर मान लो दो मास हैं m1 m2, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सबको पता है। तो किसने बताया था उसके बारे में? न्यूटन ने। क्या बताया था बच्चों? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये फोर्स हो गया था Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। देखो, अट्रैक्शन का लॉ न्यूटन से पहले भी पता था लोगों को, लेकिन फोर्स कितना होगा ये बात न्यूटन ने बताई थी दुनिया को। ठीक है, मास का प्रोडक्ट, और ये मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से घटेगा। यही बात अब तक हम कूलम फोर्स, अगर इस चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो हम ये तो जान चुके हैं कि भाई दो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे पिछली क्लासेस में, लेकिन अब तक ये पता नहीं लगा कि यार अट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन कितना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। तो आज की क्लास में हम ये सब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, कूलम्स लॉ कूलम ने बताया, जैसे वहाँ न्यूटन ने बताया था, यहाँ कूलम ने बताया। यहाँ के जो इंचार्ज हैं भाई वो कूलम है, इनकी चलती है यहाँ। इन्होंने बताया कि अगर मान लो कोई दो पॉइंट और स्टैटिक चार्ज है, यह पॉइंट और स्टैटिक। पॉइंट का मतलब इनके साइज, इनके सेपरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉइंट। और स्टैटिक का मतलब रेस्ट में है दोनों। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड कूलम फोर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कूलम फोर्स। और ये फोर्स अगर सिमिलर काइंड चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, है ना, और डिफरेंट काइंड चार्ज है तो अट्रैक्टिव। बड़ी अच्छी बात है भाई, तो ये अट्रैक्टिव। ठीक है, कब? जब डिफरेंट काइंड चार्ज। तो ये बात समझ में आई। अब डिपेंड किस बात पे करेगा? तो कूलम ने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इक्वेशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। हाँ, ये तो बिल्कुल कूलम्स ग्रेविटेशन लॉ की तरह है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे भाई, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है। तो प्रोपोर्शनलिटी होता है मतलब इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जरूरी नहीं कि यही हो, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसा हर क्वेश्चन में चैप्टर में पढ़ा हमने। देखो, तो ये बना अभी तक कूलम्स लॉ। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है और ये कूलम फोर्स है कि भाई दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को, स्टैटिक चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम फोर्स बोलते हैं। अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो देखो, कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्ज, पॉइंट एंड स्टैटिक चार्ज is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of separation between them। ठीक है बच्चों, ये शॉर्टकट में लिखा है सेपरेशन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन देम। बताओ बच्चों, स्टेटमेंट समझ में आया? बिल्कुल वही लिखा मैंने। तो ये स्टेटमेंट है। अब देखो, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ कॉपी पेन उठा के, और क्वेश्चन क्रैक करते जाओ, तब इन वीडियोस का फ़ायदा है। अगर पिक्चर की तरह देख रहे हो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ठीक है, देखो
अब समझते हैं बात को, क्या समझते हैं? जैसे वेयर के इज, ये के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू होगी? तो आज एक नई सी बात पता लगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बोल दिया सर आपने? ये 4 पाई 4 पाई तो देखा हुआ है भाई, 4 पाई भी देखी हुई है। ये एप्सिलॉन नॉट है, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं सिंबल को। ये क्या होता है अभी देखेंगे जरा। देखो बच्चों, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो मास होता है, फोर्स होता है, वो मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, कूलम फोर्स सेपरेशन पे भी करता है, चार्ज पे भी, लेकिन साथ में मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स है ये। मतलब अगर एयर है तो फोर्स कुछ और होगा, पानी है तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कुछ और होगा, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। भाई सन और मून है, ठीक है, इनके बीच में अर्थ आ जाए तो फोर्स नहीं बदलेगा सन और मून के बीच में। बिल्कुल यही बात यहाँ है, मैंने थोड़ा एग्जांपल अलग ले दिया। अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए तो है, तो फोर्स नहीं बदलेगा। बिल्कुल यही बात कूलम फोर्स में नहीं है। कूलम फोर्स में अगर दो चार्ज के बीच में मीडियम बदल गया तो फोर्स बदल जाता है। तो ये जो फैक्टर है ये मीडियम को शो करता है, मीडियम की एग्जिस्टेंस को शो करता है। और मतलब ये ना चार्ज ऐसे हैं जैसे लैला मजनू, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और बाकी दुनिया जो पसंद नहीं करती कि ऐसा करें। तो जो मीडियम है ना, दुनिया की तरह, मतलब दो चार्ज के बीच में चाहे अट्रैक्शन हो रहा है चाहे रिपल्शन हो रहा है, उसको मना करता है। मतलब कूलम फोर्स को मीडियम हमेशा अपोज करता है। और वैक्यूम ही एक ऐसा मीडियम है जो मैक्सिमम फोर्स दो चार्ज के बीच में वैक्यूम के अंदर लगता है। अगर वैक्यूम नहीं है, मीडियम है कोई, तो फोर्स कुछ कम होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बात लिखाई थी शायद, ये वैक्यूम के लिए लिखा है हमने भी फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹ SI सिस्टम में, और 1 होती है CGS सिस्टम में। कहाँ से आई कैसे आई ये पता करेंगे, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब खाली जगह, तो खाली जगह को वैक्यूम भी तो बोल सकते हो, बोलो बच्चों, है ना। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 नियरली इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? तो जैसे मैं देखो इस पूरी वैल्यू के यहाँ लिख देता हूँ भाई, के तो पढ़ लिया हमने अब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखी जाए? यूनिट क्या होगी? देखो एप्सिलॉन नॉट इधर गया, न्यूटन इधर आ जाएगा, तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट है। हाँ, कुछ जर्नली इसको यूजुअली इस यूनिट को, ये पूरी यूनिट है ना, इसको फैरड पर मीटर भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये हम अगले चैप्टर्स में जाके समझ में आएगा, अभी फैरड का टेंशन नहीं लेते, अभी तुम्हें जो समझ में आ रहा है फोर्स वगैरह से वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। ये परमिटिविटी क्या हुआ? परमिटिविटी होता है बच्चों कोई मीडियम कितना अलाउ करता है दो चार्ज के अट्रैक्शन या रिपल्सन को। जैसे एयर अगर आ जाए तो एयर अलाउ नहीं करती, बहुत कम अलाउ करती है, और मेटल्स बहुत कम अलाउ करते हैं दो फोर्स अट्रैक्ट या रिपेल करें। तो ये परमिशन, मतलब देखो परमिटिविटी, परमिशन, कितनी परमिशन देता है कोई मीडियम, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये वैक्यूम में, मतलब ज़्यादा नहीं, सॉरी उल्टा बोलेंगे, ये कम होता है। बाकी कोई मीडियम आता गया तो बदल जाएगा। तो जब मीडियम आएगा तो यहाँ नोट की जगह m लिखा जाएगा। तो वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि मीडियम आने पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर मीडियम का ये एप्सिलॉन m कितना होगा। अभी फिलहाल हमने किसके लिए लिखा है? फ्री स्पेस के लिए। अभी हम मीडियम की बात नहीं करेंगे, अभी पहले अट्रैक्शन रिपल्सन को समझना है। तो ये फोर्स आ गया बच्चों, ठीक है। तो दो चार्ज अगर हमें दे रखे हैं वैक्यूम के अंदर, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स लगने वाला है Q1 Q2 अपॉन R² और दिस वैल्यू, ठीक है। इसमें चार्ज का भी रोल है,
इसमें डिस्टेंस का भी रोल है और इसमें मीडियम का भी रोल है। क्लियर है? अब देखो, अब अगर वैक्यूम है तो फिक्स ही रहेगी एक वैल्यू, बस चार्ज बदलेंगे, मीडियम बदलेगा, सॉरी वो डिस्टेंस बदलेगी। अब एक बच्चे का बेसिक क्वेश्चन है कि सर ये बताओ, ये आपको कैसे पता लगा कि दो चार्ज, मतलब चार्ज फोर्स जो है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपका Q1 Q2 पे डिपेंड करता हो, और ये कैसे पता लगा कि R की पावर 3 पे डिपेंड, R स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि आपका 3 पे डिपेंड कर रहा, ये कैसे पता लगा? सर सपने में आया था कूलम को? तो नहीं। देखो देखो बच्चों, समझते हैं बात को, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। जैसे y प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन बनती है ना, ऐसे पढ़ी होगी आपने, है ना? ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इससे पूरी को एक क्वांटिटी बना लिया, इसको y पे प्लॉट करूंगा, इसको x पे, तो क्या आना चाहिए बच्चों ग्राफ? फोर्स और ये Q1 Q2 का प्रोडक्ट, ऐसे जाना चाहिए नहीं? तो न्यूटन ने क्या किया था, दो चार्ज लिए, उनके बीच में फोर्स, मतलब कूलम ने, सॉरी, मतलब ये एक तरीका बता रहा हूँ बेसिक, ऐसा जरूरी नहीं कि यही एक्सपेरिमेंट हुआ हो, जनरली बिल्कुल बेसिक से सोचो। अगर ग्राफ बनाया जाए दो चार्जेस के बीच में, जरूरी नहीं कि कूलम ने ऐसे किया हो, तो चार्ज कोई प्रोडक्ट होगा उनका, फोर्स देखा, यहाँ आ गया, फोर्स मेजर कर लिया हो किसी डिवाइस से, फिर चार्ज बदले, फोर्स देखा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब ऐसे कर दिया। जो नहीं आ रहे उनको मिटा देते हैं, उनको इस पे बना देते हैं करते हो ना लैब में ऐसा, जो पॉइंट नहीं आते उनको मिटा के बना लेते हैं। लेकिन कूलम ने नहीं किया होगा ऐसा, कूलम ने ईमानदारी से किया होगा, तो सीधी लाइन पे आए होंगे, तो सीधी लाइन पे आएंगे, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसने क्या किया होगा, फोर्स के और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया होगा, डिस्टेंस कम करी, फोर्स देखा, डिस्टेंस बहुत कम करी, फोर्स बहुत ज़्यादा, फिर डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स और कम, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे बन गया। अब कैसे पता लगे भाई ये पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जितने भी ग्राफ ऐसे होते हैं C/x की पावर n, वो सारे ऐसे बनते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे होती जाती है, जितना बढ़ाते हैं तो पावर उतना नीचे गिरता जाता है। अब सोचो, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ऐसे ऊपर की तरफ 1 2 3 4 ऐसे, ये बढ़ता जाएगा, y कम होता जाएगा ना। तो क्या क्या होगा, मतलब एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में क्या कर सकता है एक आदमी, ट्रेसिंग पेपर ले और उस पर सारे ग्राफ बना ले n की वैल्यू अलग अलग के लिए, अब बिल्कुल इसी के साइज़ का इस पे ले जाके रख दे, ठीक है? तो जो मैच करेगा, वो जो ट्रेसिंग पेपर वाला, ऐसे होंगे ना, कौन से वाला मैच किया होगा बार बार, n इक्वल टू 2 वाला, ठीक है? तो यहाँ 2 लिख दिया। तो एक बेसिक तरीका है, जैसे हम सोच सकते हैं कि यार उसने क्या किया होगा, पता नहीं उसने तो भाई क्या करा होगा, लेकिन ऐसे सोचा जा सकता है कि लेबोरेटरी में हम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है? आज की तारीख में तो कंप्यूटर है, वो कर देता है। तो ये बात हमें पता लगी, कूलम फोर्स आ गया, ठीक है? अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये कूलम फोर्स की वैल्यू आई, और इसकी अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज, पहला कंडीशन भी देखेंगे साथ साथ। ये जो चार्ज है, फोर्स है, ये एक तो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव क्या होता है सर कंजर्वेटिव? वो जो कम बोलते हैं लोग, वो वाले नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, यहाँ से लेके गए और यहीं ले आए मास को, तो रास्ता कुछ भी हो, mgh वर्क डन 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स की तरह है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स है। ये क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है तो जो लाइन ऑफ एक्शन जाएगी वो कॉमन सेंटर ऑफ मास से गुजरती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, कूलम फोर्स, ऐसा। तो सेंट्रल फोर्स मतलब कॉमन सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी, सेंट्रल लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो ये सेंट्रल फोर्स है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है? ये क्या होता है? जिस फॉर्मूला में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है यहाँ, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। समझाए बात? और ये एक क्या कह सकते हैं,
ये स्टेबल सिस्टम को जन्म देती है ये बात, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये, ठीक है, जिसमें भी डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे होता है। तो ऐसा तुमने दो ही फोर्स पढ़े, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक दूसरा ये पढ़ा है, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। चौथा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ना तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना वीकेस्ट है, बीच की रेंज का है। सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीक है, सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, ये उनकी बीच की रेंज है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, मीडियम डिपेंडेंट, ठीक है, जबकि मीडियम डिपेंडेंट है तो मीडियम ग्रेविटेशन फोर्स से डिफरेंट प्रॉपर्टी आई है इसकी, ठीक है। एक ये वो वीकेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ किताब वाले ये लिख देते हैं कि ये 10 की पावर -15 मीटर की रेंज तक ही होता है, इससे कम डिस्टेंस करी तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस डिस्टेंस पे आगे न्यूक्लियर फोर्स काम करने दे लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वहां कूलम फोर्स काम नहीं कर पाता, मतलब वीक पड़ जाता है। तो वीक का मतलब ये थोड़ी एग्जिस्ट नहीं करा, तो मैं सेटिस्फाई इस बात से, ठीक है। अब देखो समझ आए क्या बोला मैंने। न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ना जो बहुत छोटी रेंज पे लगते हैं न्यूक्लियन के बीच में, वो 10 की पावर -15 मीटर पे लगते हैं। तो लिखा होता है कि कूलम फोर्स डिस्टेंस इससे कम होनी चाहिए और इससे ज़्यादा होनी चाहिए, अगर इतनी हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स आ जाएंगे। तो आने दो, वो आ गए, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन कूलम फोर्स तो तब भी लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। अब देखो बच्चों, हाँ नोट, अब कुछ देखो बच्चों, अब यहां कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? और कूलम्स लॉ की भी कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला, चार्जेस शुड बी स्टैटिक, ये हमने पहले भी लिख लिया था डेफिनेशन में, लेकिन इसको ध्यान देना है। अगर चार्ज स्टैटिक ना हो तो फिर अलग फोर्स भी पैदा हो जाते हैं। जब चार्ज मूवेबल होता है ना बच्चों, मूव करते हुए दो चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है। तो वहाँ कूलम फोर्स से थोड़ा कुछ अलग दिखाई देगा फोर्स। तो अगर प्योर कूलम फोर्स देखना है तो चार्ज स्टैटिक होनी चाहिए, ठीक है, मूव नहीं करने चाहिए। ये अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि मूव करते हुए चार्ज कैसे फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। अब देखो दूसरा, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, लिखा था हमने पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर पॉइंट चार्जेस ना हुए तो क्या होगा बच्चों, एक बात बताओ। हमने पढ़ा है कि अगर सिमिलर काइंड चार्ज हो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। बोलो, रिपेल करते हैं ना सिमिलर काइंड। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इस पे 10 कूलम चार्ज है, इस पे +1 कूलम चार्ज है। क्या करना चाहिए बच्चों, इनको अट्रैक्ट करना चाहिए या रिपेल करना चाहिए, बताओ। है और रिपेल करना चाहिए। लेकिन देखो, अब जैसे मैं इसको छोटा ही मान लेता हूँ, पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ, ये तो पॉइंट है, लेकिन ये तो पॉइंट नहीं है ना इसके साइज के रेस्पेक्ट में। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था इंडक्शन, तो ये क्या करेगा, ये 10 कूलम चार्ज है, ये अपने सामने क्या बना लेगा बच्चों, -10 कूलम चार्ज, ठीक है, -10 कूलम चार्ज, ये देखो, ठीक। तो 10 + 10 और -10 क्या होता है बच्चों, भाई इंडक्शन करेगा ना, उधर दूसरी साइड कुछ बनाए, लेकिन नजदीक कौन है इसके, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये अट्रैक्ट कर बैठा है इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो ये जबकि हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये स्कूल में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, वाइवा वगैरह में पूछ सकता है। तो इंडक्शन की वजह से ऐसा हो गया। तो देखो बच्चों, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, व्हाट इज कूलम फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स। आप लॉ भी कह सकते हैं, लॉ भी सीख लिया हमने पूरा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे कूलम फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। भाई जब हमने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स क्या हमारे पास, कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इनके मैग्नीट्यूड्स अपॉन r², ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन कूलम फोर्स
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है बच्चों या भूल गया? अरे मैंने अभी लिखाया भी था क्लास में शुरू करते ही है। तो देखो, जैसे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस ई, मास होगा एम पी, ऐसे लिख दिया। इसका चार्ज माइनस ई और मास एम ई, ठीक है बच्चों। देखो अब एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे मान लो, तो इनके बीच में हमें पता करना है पहले कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा फोर्स E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों? G M E M P अपॉन आर स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? अब देखो इनको डिवाइड करो तो एफ सी अपॉन एफ जी, ऐसे करेंगे। कंपेयर करना है ना, रेशियो देख लेंगे। तो देखो सर डिस्टेंस तो दी नहीं सर, कैसे सॉल्व करोगे सर? तो भाई सॉल्व हो जाएगा ये, आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एफ सी अपॉन एफ जी, ठीक है। देखो ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम ई एम पी, ठीक है। ये आ गया बच्चों, सोचो, ठीक है। तो कूलम फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, ई स्क्वायर अपॉन ये आ गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और 13 kg माइनस 31। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों, बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। 1.6 इंटू, ये टूटा हुआ है यहाँ से, डेसिमल नहीं है, हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब इन सब की वैल्यूज़ रखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। बताओ कितना आएगा। देखो बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा जी की वैल्यू भी रख सकते हो आप, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है, ठीक है। 6.67 होता है, आप इससे भी काम चलाओ। तो जब सॉल्व करोगे ना तो एफ सी अपॉन एफ जी आएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 39। अब देखो कितने टाइम्स, अगर मैं एफ जी को इधर ले जाऊं तो एफ जी इधर आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने गुना है सर? बस 39 टाइम्स। 39 टाइम्स नहीं है ये है 10 की पावर 39। बहुत बड़ा फोर्स हो गया ना कूलम फोर्स। यानी कि हमें लग रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास है, वो अट्रैक्ट करेंगे, करते रहें। कूलम फोर्स इतना ज़्यादा है कि उस ग्रेविटेशन फोर्स का कोई काम नहीं है। तो आज इस पूरे चैप्टर में आपको समझ में आ गया कि अगर दो पार्टिकल हैं, उनके मास दे रखे हैं और चार्ज दे रखे हैं, तो आपके दिमाग में कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं आना चाहिए। आपने समझ लिया यार कितना बड़ा है ये ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में। तो जब भी उनके बीच में फोर्स कंसिडर करोगे, कौन सा करोगे? केवल कूलम फोर्स, ठीक है। चलिए अब ये बात हमें समझ में आई। अच्छा अगर मैं कहूँ इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? ये तो रेशियो है डायमेंशनलेस है। अब एक बच्चा जिसको ये बात नहीं पता, वो बैठ के, उसको ये नहीं पता, तो बैठेगा इनके डायमेंशन लिखता रहेगा 2-3 दिन तक, फिर गलती कर जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पता है रेशियो है यार फोर्स का ये, और रेशियो डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और करते हैं, नए क्वेश्चन करते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन है, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
between two charges, two identical charges. बच्चों आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनकी पोलैरिटी भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी. अगर सिमिलर काइंड चार्ज लिखा है, सिमिलर काइंड का मतलब होता है केवल पोलैरिटी सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्जेस इज F. ठीक है, मतलब दो चार्ज के बीच में कूलम फोर्स है आइडेंटिकल चार्ज F. नाउ फाइंड द कूलम फोर्स बिटवीन देम if separation between them, separation लिखा है ये, separation between them increase to twice and between them increase to twice and charge reduced to half. रिड्यूस टू हाफ. ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है. देखो ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, डिस्टेंस आर है, इनके बीच में कूलम फोर्स है F. ठीक है बच्चों, तो फोर्स कितना होगा K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. मानते हो? अब देखो तुमने क्या किया, सेपरेशन बिटवीन देम, कूलम फोर्स बिटवीन देम, सेपरेशन इज इंक्रीज टू ट्वाइस, है ना. तो सेपरेशन कितनी कर दी 2R, और चार्ज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज रिड्यूस टू हाफ. अब नया फोर्स बताना है बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना कर दिया Q/2, यानी कि Q/2 का स्क्वायर कर लो और डिस्टेंस 2R का स्क्वायर. ठीक है, का होल स्क्वायर. तो देखो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर तो बाहर लिख लो ऐसे, और ये 4 और 4 4 है ना, ये Q/2 का स्क्वायर और 2R का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, ये 16 बन गया ना. ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन से कितना है F, तो F/16 आ गया. क्लियर है? बाकी कैलकुलेशन देख लेना भाई, मेरी कैलकुलेशन महान है कुछ. चार्ज रिड्यूस टू हाफ. ठीक है, बस क्लियर है. अब देखो F/16 आ गया आंसर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं. बिल्कुल उसी टाइप का है. कूलम फोर्स between two small identical charged. देखो बच्चों स्मॉल आइडेंटिकल बोला है, तो स्मॉल का मतलब पॉइंट कहना चाह रहा है वो. आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर इज F. ठीक है, नाउ अ थर्ड uncharged identical sphere connected to one of them, मतलब एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर लेके आए, किसी एक से कनेक्ट करा, देन remove from it and touch to the second one. दो स्फीयर है ना,
अब दूसरे से टच किया उसको, सेकेंड वन से, एंड रिमूव, ठीक है। फाइंड द न्यू कूलम फोर्स, न्यू कूलम फोर्स between initial two sphere, initial और former two sphere। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? मैं समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल स्फेयर, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी, मान लो इनके नाम ए बी रख लिए, आर डिस्टेंस है, तो बताओ इनके बीच में कूलम फोर्स क्या होगा? अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा सा और बताना है इसमें। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, आइडेंटिकल इक्वली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इक्वली पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इक्वल चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स होगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या किया उसने कि एक तीसरा स्फीयर लेके आया, अनचार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है। तो क्या सिखाया था, जब दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो चार्ज को आधा आधा बांट लेते हैं। क्या हो जाएगा? इस पे Q/2 है ना, इस पे Q, इसको हटा लिया, फिर यहाँ से इसको हटा लिया, यहाँ से देखो क्या लिखा है, थर्ड चार्ज आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर कनेक्टेड टू वन ऑफ देम एंड रिमूव फ्रॉम इट, फिर हटा लिया, तो Q कितना हो गया इस पे Q/2, और फिर उस थर्ड को इससे अटैच किया, इस पे कितना था अभी Q/2, जब इससे जोड़ोगे अब टोटल कितना हो जाएगा, Q + Q/2 3Q/2, उसका आधा रह जाएगा, वही भी आधा आधा करेंगे ना, तो टोटल है Q + Q/2 दैट इज 3Q/2, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। अब उसको भी हटा लिया, C को वहाँ से भी हटा लिया, B से। अब पूछ रहा है नया फोर्स, बड़ा इजी है। तो बस ये चार्ज का खेल था, पहले इसको जोड़ा इससे, पहले C को इससे जोड़ा तो आधा आधा शेयर कर लिया, ये अनचार्ज था। अगर क्वेश्चन में किसी में क्या हो इस पर भी चार्ज हो तो उसको जोड़ के टोटल आधा आधा कर देना, ठीक है। तो ये Q/2, ये 3Q/4। अब नया फोर्स देखो कितना आएगा, F' 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/2 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 तो नहीं 8, 3/8 Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F है ना, तो 3F/8 हो गया, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है Q/2 3Q/4। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये कूलम फोर्स आ गया इनके बीच में। किसी को डाउट है तो बोलो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q है, ठीक है, एक चार्ज Q है, हैवी चार्ज है, उसके चारों तरफ एक लाइटर चार्ज घूम रहा है, ठीक है बच्चों, ऐसे स्पीड v से, और चार्ज कितना है उसका -Q, Q0 लिख दिया, और मास m, ठीक है। ये डिस्टेंस है बच्चों r, मतलब ये r है, ठीक है, r डिस्टेंस। तो हमसे पूछा जा रहा है रेडियस r में घूम रहा है ये स्टैटिक, ये कुछ ऐसा है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये चार्ज कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये डाटा दे रखा है।
बच्चों बताओ, घूमने के लिए क्या चाहिए? सर बाइक चाहिए। बाइक के अलावा क्या चाहिए? है फ्रेंड चाहिए? नहीं। घूमना मतलब यहाँ सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए चाहिए बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो आज कौन से फोर्स से मिलेगा? कूलम फोर्स से। तो F इक्वल टू mv²/r। जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को? भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, तो कूलम फोर्स से घूम रहा होगा। तो देखो कितना होगा कूलम फोर्स? 1/4πε0 Q0/r² mv²/r। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखो R से R कट गया और क्या जाएगा? ये v² इक्वल टू Q0/4πε0 mr। ये स्पीड आ गई। बोलो बच्चों, क्लियर है नहीं? ये स्पीड आ गई जिससे ये घूम सकता है इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ। यही क्वेश्चन HC वर्मा इन सब किताबों में है। तो बोल देगा ये एटम है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज होता है? प्लस ही। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसी ऑर्बिट का रेडियस दे रखा होगा, सेम यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ये चाहे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए कोई फोर्स चाहिए होता है, वो मिल गया हमें। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर एक पेंडुलम हो बच्चों, ऐसे एक पेंडुलम रस्सी से बांध रखा है, तो अच्छी बात है, आप इसे ऐसे डिस्प्लेस कर देते हो, ये फिर इधर की तरफ आता है, सबको पता है। लेकिन अगर ऐसे दो पेंडुलम एक जगह से बांध दिए जाए, ठीक है, ऐसे, इस पे चार्ज Q हो और इस पे भी Q, मास भी इक्वल ले लिए इनके, तब क्या होगा बच्चों? तब ये रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे तो ये भागेंगे ऐसे, और भागेंगे तो ये ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन होता क्या जाएगा, इनके बीच का कूलम फोर्स शुरू में तो ज़्यादा होगा, भगा देगा इनको, लेकिन बाद में कम होता जाएगा। वेट तो उतना ही है, तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो जैसे ये यहाँ रुक गया और ये यहाँ रुक गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? कूलम फोर्स की वजह से। तो देखो इनके मास इक्वल है, m और m। इनके चार्ज अलग अलग है, Q1 Q2। अच्छा, मैं तुमसे एक बात नहीं पूछी मैंने पढ़ाते पढ़ाते, जैसे ये दो चार्ज हैं Q1 ये Q2, Q2 बड़ा है Q1 से, तो बताओ बच्चों Q2 ज्यादा फोर्स लगाएगा या Q1? है मैक्सिमम आपके आंसर आ रहा होगा Q2 ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो गलत बात है, बदतमीजी है। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताया था न्यूटन ने हमें, कि बेटा हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे हमेशा, चाहे कोई बड़ा चार्ज है चाहे कोई छोटा चार्ज है, ये याद रखना है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि यार ये अलग अलग चार्ज हैं, तो होने दो, फोर्स तो इक्वल लगेगा, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है थीटा, ठीक है, m और इस फोर्स में क्या रिलेशन है। तो देखो बच्चों, हम इसको थोड़ी देर के लिए रस्सी की लेंथ L मान लेते हैं, ये डिस्टेंस R मान लेते हैं, जो हमें पता लग जाएगी। ठीक है, और फोर्स बनाते हैं। तो हम 11th क्लास में फोर्स तो सीख चुके हैं नहीं। तो देखो ये mg और ये t, ठीक है, मानते हो? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कितना होगा, रीटा या थीटा? ये थीटा होगा, है। अब देखो एफबीडी बना देता हूँ किसी एक का। भाई इक्विलिब्रियम के लिए हमने सीखा है कि बेटा सारे फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो टी का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा,
टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ऐसे लिखा। तो इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन थीटा कितना होगा बताओ? एफ होगा नहीं होगा भाई? राइट साइड का फोर्स लेफ्ट के बराबर है, अपवर्ड फोर्स डाउन के वर्ड के बराबर। तो अगर डिवाइड कर दोगे तुम फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट बाय सेकंड, तो ओ टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा ना। देखना बच्चों, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के, तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा एफ अपॉन एम जी। ठीक है, ये आएगा। एक बच्चा कहता है सर मुझे तो टेंशन भी पता करनी है, सर मुझे तो टेंशन की टेंशन हो रही है। तो लो भाई, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो टी स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा गायब हो जाते हैं। जनरली थीटा नहीं दे रखा हो तब की बात है ये, तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो टी कितना हो जाएगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये दो पेंडुलम को हमने ऐसे टांगा इसमें। देखो, अगर जनरली ये नोट कर सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगर जनरली ये डिस्टेंस दे रखी होती है बच्चों, ठीक है, आर, तो कूलम फोर्स क्या लिखा जा सकता है एफ की जगह? बताओ। टेन थीटा, और एफ की जगह लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऊपर की तरफ आर स्क्वायर एम जी स्क्वायर, सॉरी एम जी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये ना दे रखा हो तो आर कितना होगा? तो थीटा अगर आपको दे रखा है, एल दे रखा है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो आर की जगह 2L साइन थीटा रख सकते हो आप। ठीक है, ज़्यादातर HC वर्मा के जो क्वेश्चन है वहाँ गैप दे रखा होता है जैसे 2 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी होती है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हिंट देता है आपको कैलकुलेशन करने के लिए कि ये एंगल बहुत छोटा होगा, और जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को टेन थीटा चला सकते हो आप, और कॉस थीटा को 1, तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे इस बात पे गौर करना कि थीटा छोटा है, तो साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब ये क्वेश्चन शुरू हुआ है बच्चों। मतलब देखो, सबसे पहले एक और सिचुएशन सिखाता हूँ मैं। जैसे ये पेंडुलम है, ये ऐसे, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखे जाए तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? दो रस्सियों के, यहाँ से तो एंगल आ गया था थीटा। तो सोचो, इनके बीच में कूलम फोर्स ऐसे, ये ऐसे, वेट mg होता था नीचे की तरफ रोक के रखने वाला। आज कोई रोकने वाला नहीं है, तो ऐसे खुलते जाएंगे, ये खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। एक दिन क्या हो जाएगा बच्चों? डायग्राम यहाँ बंधे थे ना, ये यहाँ पहुँच जाएगा, Q1 Q2, यहाँ ऐसे फोर्स लग रहा होगा। तो बताना थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। दोनों रस्सियों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो 90 डिग्री, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। देखो, अगर ये Q1 Q2 है, ठीक है, ठीक है, अगर मास अभी इक्वल थे, अगर मास अलग अलग हो जाए M1 M2, चार्ज चाहे इक्वल हो चाहे सेम हो, हमेशा इक्वल एंगल पे रहेंगे ये। क्यों? देखो, अभी पढ़ा था ना, Q1 Q2 डिफरेंट होने से भी ये एंगल नहीं बदलेगा। ये थोड़ी मैकेनिक्स है यहाँ। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि फोर्स तो, कूलम फोर्स तो सेम रहता है ना इन पे, जो भी पढ़ा था। लेकिन अगर मास, अभी हमने मास इक्वल लिए थे अपने न्यूमेरिकल में, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ये M2 और ये M1 है, और M2 इज ग्रेटर देन M1, तो क्या सिचुएशन सही है? नहीं। उस केस में क्या होगा? अगर ये हैवी मास है बच्चों, तो ये नीचे रहेगा और ये इसको ज़्यादा ऊपर उठा देगा। ठीक है, तो ये θ2 और ये θ1, ध्यान रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वेट कम है M1G और M2G बड़ा है, तो बड़ा वेट झुका के रखेगा ना। नहीं, यानी कि एंगल का इक्वल होना या डिफरेंट होना कौन डिसाइड करेगा? मासेस, ना कि चार्ज। चार्ज से तो हमेशा इक्वल फोर्स लगेगा, है ना। तो डिसाइड कौन करेगा? वेट। सर वेट से इक्वल फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो भाई वेट अर्थ लगा रही है, अर्थ।
तो तीसरा ऑब्जेक्ट है कोई, इनके आपस के ग्रेविटेशन फोर्स नहीं देख रहे। अगर इनका आपका आपस का ग्रेविटेशन फोर्स होता तो भी फिर एंगल सेम होते। यहाँ अर्थ का फोर्स है तो अर्थ ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाती है, कम वाले पे कम फोर्स लगाती है, इसलिए ये झुका रहेगा और ये ऊपर उठ जाएगा। तो एंगल का डिफरेंट होना किसने डिसाइड किया? मास ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब बच्चों अब हम समझने की कोशिश करते हैं इफेक्ट ऑफ कूलम फोर्स ऑन मीडियम। देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। अब तक हमने जो पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन कूलम फोर्स के हमने मीडियम में करे हैं किसी में, ठीक है, सॉरी वैक्यूम में करे हैं। तो अगर कोई दो चार्ज, ठीक है, किसी मीडियम में रखे हो, पहले चलो इनको वैक्यूम में रखते हैं। वैक्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो एफ नोट लिख लेते हैं वैक्यूम के लिए ना आज, एफ 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, अगर किसी मीडियम में हो तो क्या होगा बच्चों? तो मीडियम के लिए एफ मीडियम, फोर्स इन मीडियम, एफ एम लिख देते हैं, एफ एम। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अब नोट नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, भाई मीडियम आ गया अब तो, है ना, और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर मीडियम जब आएगा तो हमें तो क्वेश्चन में ये एप्सिलॉन एम पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम वैल्यू नहीं रख पाएंगे। 9 × 10⁹ है ना। तो क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि बेटा अगर किसी मीडियम में आपको पता करना है ये, तो उन्होंने क्या करा, दो चार्ज के बीच में कूलम फोर्स फाइंड किया, वैक्यूम में और मीडियम में। कोई दो स्टैंडर्ड चार्ज ले लिए होंगे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उनका रेशियो फाइंड करके देखा। तो देखो अगर फॉर्मूला से फाइंड करें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/ε0 1/ε m, तो उल्टा जाएगा ये, ठीक है, ऐसे। ये फोर्स उन्होंने अलग अलग मीडियम में कैलकुलेट करा होगा, इस रेशियो की एक वैल्यू फाइंड कर ली होगी। इस रेशियो को जैसे फाइंड करा होगा तो बोल दिया होगा, इसके दो नाम होते हैं बच्चों, एप्सिलॉन आर और दूसरा मतलब सिंबल होते हैं, और के, नाम भी दो अलग होते हैं। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, डबल टी होता है शायद इसमें, है ना, और दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक, डाई मतलब दो इलेक्ट्रिक, पोलैरिटी वाला वर्ड है ये, अगले चैप्टर में समझ में आएगा। कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम की बात है। अभी कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर ये क्या कर दिया आपने, तो देखो क्या होगा। मान लो हम आज इसको नहीं समझते, इस सिंबल को हटा लेते हैं, एप्सिलॉन आर रखते हैं बस। तो देखो एप्सिलॉन एम क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे अगर फोर्स लिखना है दो चार्ज के बीच में मीडियम में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिखते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ऐसे। तो एप्सिलॉन एम की जगह आज से ये लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू को तो हम क्या लिख देंगे हमेशा, 9 × 10⁹, है ना। और ये फोर्स जो होगा बच्चों, ये जो वैल्यू है सॉरी एप्सिलॉन आर, इसको क्या लिख देंगे, ये कितना मिला होगा हमें, ये हमें दिया होगा। जैसे एप्सिलॉन आर वैक्यूम के लिए होता है 1, तो ऑब्वियसली होगा, हम तो वैक्यूम में 1 ही मान के चले थे, ये तो होता ही नहीं था कुछ हमारे लिए। एयर में होगा ये, एयर के लिए होता है 1.00054, एयर के लिए होता है, ठीक है। और वाटर के लिए होता है ये 80, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबके लिए अलग होता है। मेटल के लिए भाई ये इन्फिनिटी होता है, मेटल्स के लिए। सर फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो अगर सोचो मेटल के अंदर दो चार्ज रख दिया और यहाँ इन्फिनिटी रख दिया, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो मेटल के अंदर तो फोर्स ही 0 हो जाएगा दो चार्ज के बीच में। तो ये बात आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल देखो वैक्यूम और एयर का लगभग बराबर है, तो इसलिए हम जब शुरू में हमने सारे क्वेश्चन करे तो ज़्यादा सोचा नहीं कि यार ये एयर में होंगे या वैक्यूम में।
क्योंकि लगभग ये भी 1 के आसपास है, ठीक है। जब तक आपसे मीडियम की बात ना करें ना, तो इस बात को सोचना भी मत आप, ठीक है। तो आज से हमें पता लग गया कि भाई मीडियम का फैक्टर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो और ये वर्ड क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम की, जिससे वो दो चार्ज के अट्रैक्शन या रिपल्शन का अपोज करता है, ठीक है। तो अब जैसे हमें कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे किसी मीडियम में हमें फोर्स लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन एम, सॉरी एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन एम नहीं लिखेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन जैसे मुझे मिल जाए 2 कूलम और -4 कूलम 10 मीटर है और पानी में है ये, तो बताओ इनके बीच में कितना फोर्स होगा। तो देखो फोर्स बिटवीन देम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और 2 × 4/10 का स्क्वायर है ना, सही ना। ये पूरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन आर क्या पढ़ के हम पानी के लिए 80 इंटू 4 दूनी कितने होते हैं 8, 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व कर लो अब इसको, क्लियर है। तो इस तरीके से मीडियम में फोर्स फाइंड किया जा सकता है। अब देखते जाओ बच्चों, अब क्या करेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का भी रास्ता तैयार होगा। ये बोर्ड साफ करना यार बड़ा लंबा चौड़ा काम है। देखो और सोचो, एक क्वेश्चन है, कूलम फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज at a distance r in a medium of relative permittivity एप्सिलॉन r, ठीक है। मतलब या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग ठीक रहती है, जल्दी जल्दी लिखा जा सकता है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बात एक ही है, दोनों वर्ड एक ही है। K इज F, मतलब दो चार्ज हैं आइडेंटिकल चार्ज, उनके बीच में किसी एक मीडियम में उनको रख दिया किसी डिस्टेंस r पे, तो उनके बीच में कूलम फोर्स है F और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है उसकी K, ठीक है, उस मीडियम की। देन सॉरी नाउ these charges brings to vacuum, ठीक है। what should be new separation between them such that Coulomb force remain same, उनके बीच का जो फोर्स है वो सेम रहे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करें, ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है, किसी सेपरेशन पे रखें किसी मीडियम में, तो इनके बीच का कूलम फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q² बाय R² होगा ना। सोचो आइडेंटिकल लिखा है तो चलो ये आसानी हो गया, और ऐसे एप्सिलॉन R मतलब K। अब क्या करा, इन दो चार्ज को वैक्यूम में लेके गए, तो चार्ज तो नहीं रहेंगे, कह रहा है कि R' लिख दिया, फोर्स F था ना, फोर्स सेम रहना चाहिए, तो कितनी नई सेपरेशन होगी, तो आपको सेपरेशन तो बदलनी पड़ेगी ना भाई। आपने लिखा R', तो नई सेपरेशन होगी F' इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाय आर डैश स्क्वायर, ठीक है, आर डैश स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, अब फोर्स उतना ही रहना चाहिए, तो आपने फोर्स एफ रख लिया, डिस्टेंस बदली आपने, डिस्टेंस बदल सकते हो, फोर्स रहना चाहिए सेम। तो देखो फोर्स सेम लिखा ये, और जब वैक्यूम हो जाएगा तो यहाँ तो वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ठीक है। ये पहले मीडियम है यहाँ, और यहाँ वैक्यूम है, ठीक है। अब देखो बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दो, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, क्या होगा बच्चों, ये पूरा कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, ओ सॉरी ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से आएगा 1/k r स्क्वायर इक्वल टू आर डैश स्क्वायर, यानी कि आर डैश स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, आर डैश इक्वल टू आ गया आर रूट के, ठीक है। ये आंसर आ गया बच्चों। ये आंसर हमें समझ में आया कि अगर कभी हमसे कहा जाए कि दो चार्ज हैं भाई, किसी मीडियम में रखे हैं और इनके बीच में फोर्स लग रहा है कोई 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसे वैक्यूम में लेके जाओ कि फोर्स उतना ही रहे, तो अब नई कितनी सेपरेशन करोगे, वैक्यूम में ले जाना, मीडियम बदला तो वैक्यूम में ले जाओगे तो नई डिस्टेंस कितनी होगी, आर रूट के। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और नए कुछ अच्छे क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है ये, तो जरा इसको नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ये बात सुन के तो मज़ा आया होगा कि चलो सर आपने कुछ तो अच्छा बोला इस पूरी क्लास में, है? हाँ। देखो बेटा, जैसे ये दो प्लेट है, ये कोई मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, या एप्सिलॉन r जैसे लिखते थे, इनके बीच में गैप है d, ठीक है। इसकी थिकनेस है t थिकनेस है, मतलब ये कैसे है, जैसे कोई दो चार्ज हैं और जैसे ये दो चौक, सोचो कि ये चार्ज हैं और इनके बीच में ये प्लेट रख दी ऐसे आपने, ठीक है। तो अब चार्ज के बीच में कूलम फोर्स कितना होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे, तो कैसे पता करें भाई। तो देखो ये d डिस्टेंस है ना, आप सोचो यार मीडियम तो कुछ ही दूर है, बाकी जगह तो वैक्यूम है, देखो यहाँ भी वैक्यूम, यहाँ भी वैक्यूम, काश कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी जगह भी वैक्यूम हो जाए, है ना, तो वैक्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे हम। हमने तो वैक्यूम को रिप्लेस करना सीखा है ना। सोचो अभी r डिस्टेंस मीडियम की थी तो उसे वैक्यूम में ले जाके कितने से रिप्लेस किया था, r रूट k से, तो t थिकनेस है मीडियम की, इसको वैक्यूम में ले जाना है तो कितनी से रिप्लेस करेंगे बताओ। शॉर्टकट लगाएंगे बच्चों, इसके दो मेथड है, एक मेथड आपको बीटेक सीटेक में सिखाया जाएगा, ठीक है, और लेकिन जो डॉक्टर है वो तो नहीं सीखेंगे, वो तो MBBS करेंगे। तो सीधा यही फंडा है कि जो वैक्यूम वाली गैप है उसको आप t रूट k से रिप्लेस कर दो। सोचो ये हो गया t रूट k, t था ना, तो t रूट k से वैक्यूम में रिप्लेस कर लिया, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है बताओ, ये कितनी होगी d माइनस टी, भाई इस d में से t घटा दो, वैक्यूम वाली डिस्टेंस है। तो दो चार्ज के बीच में फॉर्मूला फोर्स क्या आएगा, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, d, तो वैक्यूम वाली डिस्टेंस कितनी होगी जो ये है, तो यहाँ से d पता लगेगी, यहाँ से ये है ना d माइनस टी, ध्यान से सोचना बच्चों, प्लस, और ये कितना है t रूट k का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ये आंसर है, ठीक है। मतलब क्या करना है, अच्छा देखो ऐसा तो नहीं है, जैसे एक बात हो जाता है कंफ्यूजन, 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर, इस पूरे को ना k लिख लेते थे क्वेश्चन करते वक्त, और शुरू में भी लिखा था, और एक k ये है, इनमें आपस में तो कंफ्यूज नहीं होना, वो कांस्टेंट होता है जो मल्टीप्लाई में रहता है, और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, वो पूरा वैल्यू थी 1/4πε0, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। चलो मैं बताऊं, फिर ये दो चार्ज हैं, इनके रिप्लेस किया वैक्यूम से, ये भी वैक्यूम हो गया, ये भी वैक्यूम, ये भी वैक्यूम,
तो ये जो गैप है ये तो टी रूट के से रिप्लेस हुआ है, लेकिन ये तो वही रहेगा ना पुराने वाला, पहले से वैक्यूम है। कितना था ये डी माइनस टी, तो ये गैप तो डी माइनस टी है, प्लस ये कितना है टी रूट के, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। अब अगर एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ऐसे दो स्लैब रख दी, तो ये T1 ये T2 ये K1 ये K2, ये डिस्टेंस दी, तो बताओ वैक्यूम कितने में पहले से, बोलो। ये खुद करना चाहिए तुम्हें वैसे, वीडियो पॉज करके अगर ट्राई किया हो तो देखो फिर। D माइनस टी प्लस टी, T1 प्लस T2, ये तो ऑलरेडी वैक्यूम है, मतलब 1/4πε0 वैक्यूम पहले से कितने में है ना, इस गैप में, प्लस इनको वैक्यूम से रिप्लेस कर दो, तो कितना हो जाएगा, प्लस T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी था। तो इस तरीके से अब हम कूलम फोर्स, उसकी प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ये सारे 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम फोर्स के क्वेश्चन करके आए। अगली क्लास में हम कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में समझेंगे और सुपरपोजिशन ऑफ कूलम फोर्स पढ़ेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बाय।